चलिए, तो भारतीय जनता पार्टी ने आखिरकार विधायक दल का नेता अपना चुन लिया है। बाबूलाल मरांडी को फिर से यह दायित्व सौंपा गया है, फिर से ये जिम्मेदारी जो है वो सौंपी गई है। केंद्रीय पर्यवेक्षकों की नियुक्ति के बाद जो है आज बीजेपी विधायक दल की मीटिंग में बाबूलाल मरांडी के नाम पर आधिकारिक मुहर लगी है। सीधी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। बाबूलाल मरांडी को फिर से नेता विपक्ष चुना गया है। बीजेपी विधायक दल के नेता के रूप में एक बार फिर से बाबूलाल मरांडी विपक्ष की आवाज बनते हुए नजर आएंगे। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ मदन भी जुड़ गए हैं। मदन के पास चलते हैं और अधिक जानकारी उनसे लेते हैं। मदन, देखिए, आखिरकार जो है तस्वीर साफ हो गई। बीते कई दिनों से, चाहे वो सदन की आप कार्रवाई देखें या सदन के बाहर की चीजों को देखें, एक चीज पर बहुत मंथन हो रहा था कि आखिर विपक्ष अपना नेता प्रतिपक्ष कब चुनेगी, और आखिरकार अब चुन लिया है विपक्ष ने अपना नेता। है कांग्रेस के विधायक राजेश कच्छप जी, इनसे विस्तार से जानेंगे कि आखिर ये जो फैसला है इसको आप किस रूप में देखते हैं। राजेश जी, ये जो फैसला है क्या आप लोगों के दबाव में लगता है बीजेपी ने लिया, या फिर ये उनकी जो पार्टी की एक बैठक हुई उसका निर्णय है? देखिए, एक चीज मैं कहूंगा कि जनता सब जानती है बीजेपी का चाल चरित्र, उनकी जवाबदेही, उनकी क्रियाकलाप। अभी तक सिर्फ और सिर्फ एक मुद्दे को लेकर के उन लोगों ने राज्य के वासियों को प्रभावित करने का प्रयास किया, और वो मुद्दा था कभी घुसपैठ बोले, कभी बांग्लादेशी बोले, कभी इंडिया बोले, कभी पाकिस्तान बोले, जो एकदम रिजेक्ट हो गया। जनता ने उसको एकदम नकार दिया। अब जो है भाजपा के लोग हमारे दबाव में क्या करेंगे? वो जनता का डर कि आप संसदीय कार्य प्रणाली में आप कैसे सदन में अपनी बातों को, जनता की बातों को, या सरकार जो नहीं कर पा रही है, सरकार से जो छूट रही है, उसको आप कैसे बोल रहे हैं? लेकिन आप लोग ये कहते थे कि उनके पास नेता नहीं है, तो उन्होंने चुन के दिया कि बाबूलाल जी हमारे नेता है। देखिए, बाबूलाल जी खूब घुसपैठ बोली, लेकिन घुसपैठ बाबूलाल जी को कम से कम नहीं बोलना था। इसीलिए नहीं बोलना था कि वो खुद भी एक घुसपैठ है भाजपा में। भाजपा के लोगों को अंदर से बड़ा किरकिरी होता होगा कि कहाँ क्या करे। सीनियर लीडर है, पहला प्रथम मुख्यमंत्री रहे हुए व्यक्ति है, कोई बोल नहीं पा रहा होगा। मजबूरी है कि चलो भाई, आला कमान ने जो दे दिया। बाबूलाल मरांडी जी से मेरा सलाह रहेगा, एक आग्रह रहेगा। मैं भी उनको सलाह नहीं दूंगा, सीनियर लीडर है, आग्रह करूंगा कि आप जब सदन में आते तो सदन को छोड़ करके ना भागे। जनता की गाड़ी कमाई से सदन चलती है, और आज आप बहस हो रहा है सदन में, बजट पे बहस हो रहा है, जो पूरे साल भर का लेखा जोखा है इसमें, और आप बजट के बहस से भाग रहे हैं, और आप क्या कर रहे, छुआ पिक्चर देखने जा रहे हैं। तो भाजपा का चाल चरित्र और जवाबदेही पता चल रहा है। लेकिन एक जवाब आप लोगों को बीजेपी ने दिया कि जिस नेता को 4 साल तक आप लोगों ने नेता प्रतिपक्ष का दर्जा नहीं दिया, पहले भी वो विधायक दल के नेता के तौर पर चुनकर नाम उनका आया, लेकिन अब जब फिर से वो बीजेपी के सिंबल पर चुनाव जीत कर, तो उन्हीं को उन्होंने नेता प्रतिपक्ष चुना है। तो ये आप लोगों को एक जवाब है? नहीं, इसका मतलब हुआ कि बीजेपी के पास में चेहरा नहीं है, या जो केंद्रीय नेतृत्व है, यहाँ जो स्टेट पॉलिटिक्स जो कर रहे हैं उसका लॉबिंग नहीं होगा। मैं इसीलिए इस बात को कह रहा हूं कि प्रदेश के भाजपा प्रदेश के अध्यक्ष भी बाबूलाल जी ही होंगे, और नेता प्रतिपक्ष भी मतलब भाजपा के आपको बाबूलाल जी। तो दोनों पद, और कोई व्यक्ति नहीं है क्या? तो ये जो है कहने का मतलब है कि जितने हैं को लगता है कि भरोसा नहीं है भाजपा के। अब लगता है कि नेता प्रतिपक्ष अगर बाबूलाल जी हो गए तो सरकार को मुखरता से बीजेपी घेरेगी सदन में। देखिए, एक सबसे बड़ी बात है क्या ना कि ये लोग सदन में बैठेगा तब ना, बहस में हिस्सा लेगा तब ना। विपक्ष जो है अपनी बातों को रखने के बाद वॉकआउट करते हुए सदन से बाहर चली जाती है। आप सत्ता पक्ष को सुनिए, और बीच में अगर वो कुछ कह रहा है तो टोका टोकी करिए, उनको हस्तक्षेप करिए और अपना राय दीजिए, तब ना वो सकारात्मक सहयोग होगा। आप सिर्फ
पार्टी का एजेंडा को आप नहीं थोप सकते हैं संसदीय व्यवस्था में। लेकिन इस फैसले से एक सवाल और एक जवाब भी है कि आप लोग जो ये कहते थे कि बीजेपी को आदिवासी समाज ने नकार दिया है, बीजेपी अभी भी भरोसा जता रही है और वो कहते हैं कि नहीं, आदिवासी ही हमारा नेता होगा, यानी कि बाबूलाल हमारे नेता होंगे। तो ये लगता है कि आदिवासी समाज जो है बीजेपी की तरफ रुख करेंगे। और देखिए, बाबूलाल मरांडी जी को दोनों पद देने के बाद शहर जो दूसरे प्रदेश से बसे हुए लोग हैं उनका विश्वास घटेगा, जहां बीजेपी जीतती रही है। शहर का बात मैं कर रहा हूं, क्योंकि जिस प्रकार से डोमिसाइल कराया गया और लॉ एंड ऑर्डर को बेपटरी छोड़ दिया गया, तो मुझे लगता है कि शहरवासी या जो दूसरे प्रदेश के लोग जो कमाने खाने के लिए आए वे बाबूलाल जी के साथ में नहीं जाना चाहेंगे। यहाँ के जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, क्योंकि उनका स्थानीय मुद्दों पर उनको कोई दिलचस्पी नहीं है, उनको सिर्फ केंद्रीय नेतृत्व का जो आदेश है, जो भगवा आदेश है, सिर्फ उसी का अनुपालन करना है। तो मुझे लगता है कि ग्रामीण क्षेत्र में भी वो फिसडी रहेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप लोगों पर बाबूलाल के नेता प्रतिपक्ष बनने से? ना, हम लोग तो खुश हैं। हम लोग तो खुश हैं कि भाई बाबूलाल जी किस मुंह से सदन को घेरेंगे, किस मुंह से आप हमको अपनी कार्य संस्कृति के बारे में हमको नसीहत देंगे। बाबूलाल जी में अब बाबूलाल जी कहा जाता है ना, आप सिर्फ गुर्रा रहे हैं, आप वो दांत और वो पंजा में वो ताकत नहीं रहा। तो बिल्कुल देखिए, राजेश कच्छप जी का साफ तौर पर कहना है कि बाबूलाल जी में वो ताकत नहीं है, सिर्फ वो गुर्रा कर देख सकते हैं। अब आने वाले वक्त में इसका क्या परिणाम होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो चर्चा चल रही थी कि बीजेपी फिर से एक बार बाबूलाल मरांडी को ही नेता प्रतिपक्ष के तौर पर चुनेगी, तो वो फैसला अब आ चुका है। लेकिन एक और समीकरण है जो पहले से अंदेशा बायोस्कोप भी दिखा रही थी, बता रही थी कि प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर ओबीसी समाज से चुने जाएंगे। तो अब ये जरूर तय हो चुका है कि बाबूलाल मरांडी नेता प्रतिपक्ष सदन में चुने गए। एक तरह से अब एक तरह से आधिकारिक मोहर लगनी है, विधानसभा से नोटिफिकेशन होना है, और लेकिन उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि जल्द ही प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी समाज होगा। तो एक बड़ी खबर जो लगातार सरकार की तरफ से ये दबाव था, प्रेशर था कि नेता नहीं है बीजेपी के पास, उस सवाल का जवाब जो है अब दे दिया गया है। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं विधानसभा के बाहर से, जहां हलचल काफी तेज है। हालांकि बीजेपी के विधायकों ने पहले ही वॉकआउट कर दिया है और सब तमाम जो लोग हैं बीजेपी के वो बैठक में शामिल हुए और अब उसके बाद नेता प्रतिपक्ष के तौर पर बाबूलाल मरांडी के नाम की घोषणा हुई। तो हमारे सहयोगी करिश्मा भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि आखिर इस फैसले को किस रूप में देख रही है। करिश्मा, आज जो नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी चुने गए, पहले से ये उम्मीद जता रहे थे हम लोग कि नेता प्रतिपक्ष आदिवासी समाज से होगा, यानी कि बाबूलाल होंगे, और ओबीसी समाज से जो है प्रदेश अध्यक्ष चुना जाएगा, उसी पर मुहर लगा है। क्या किस रूप में देखते हैं? जी देखिए, सदन में लगातार सत्ता पक्ष इसी को लेकर कहीं ना कहीं मुद्दा बनाता हुआ नजर आ रहा था कि अब तक नेता प्रतिपक्ष नहीं है, और नेता प्रतिपक्ष नहीं होने के नहीं है नेता प्रतिपक्ष, जिस वजह से तमाम जो बीजेपी के लीडर्स है या फिर जो विधायक है वो अपनी बात को सदन के पटल पर उतनी बेहतरीन तरीके से नहीं रख पाते थे। अब देखिए, नेता प्रतिपक्ष का चयन हो गया। हालांकि जब हमने विधायकों से बातचीत की थी कि आखिर उन्हें क्या लग रहा है नेता प्रतिपक्ष कौन बनना चाहिए, कौन आप लोगों का बात जो है वो अच्छे तरीके से रख सकता है, तो उनका यही कहना था, इनडायरेक्टली उनका कहना था कि बाबूलाल मरांडी अब जिस तरीके से अपनी बात को रख रहे हैं, आने वाले समय में वो इसी तरीके से अपनी बात को रखेंगे। देखिए, आज मुहर जरूर लग गई है कि नेता प्रतिपक्ष का जो चेहरा है वो बिल्कुल साफ हो गया। बाबूलाल मरांडी अब नेता प्रतिपक्ष के तौर पर अब सदन में अपनी बात को रखेंगे। इससे पहले भी लगातार बाबूलाल मरांडी यही बोल रहे थे कि पिछली जो सरकार है उसमें भी कहीं ना कहीं उनका जो नाम है वो सामने आया था, उसे रोक दिया गया था। तो इस बार लगातार वो अटैकिंग मोड में नजर आ रहे थे। अब देखिए, कल से जब वो अपनी बात को सदन के पटल पर रखेंगे तो किस तरीके से वो सत्ता पक्ष के विधायकों को घेरेंगे ये तो वक्त बताएगा। लेकिन आपने सही कहा कि अगर प्रदेश अध्यक्ष का चेहरा साफ, पहले से हम लोगों ने अनुमान लगाया ही था कि अगर नेता प्रतिपक्ष का चेहरा साफ होता है तो वो शायद आदिवासी समाज के होंगे, और अगर प्रदेश अध्यक्ष का चेहरा साफ होगा तो ऐसे में ओबीसी समाज के कोई सामने आ सकते हैं। अब ये तो वक्त बताएगा। बिल्कुल, देखिए, लेकिन एक और महत्वपूर्ण चीज है कि कई संवैधानिक संस्थाएं हैं जिनके चयन के लिए, अध्यक्ष के पद के लिए चयन के लिए नेता प्रतिपक्ष का होना आवश्यक था। तो वो चीजें जो है लगभग 4 वर्षों से टलता हुआ आ रहा था। तो अब जब सदन
सदन को नेता प्रतिपक्ष मिल जाएगा तो क्या उन संवैधानिक संस्थाओं के अध्यक्ष का चयन भी हो जाएगा? एक बड़ा सवाल ये है। अब देखना होगा कि सरकार अब तक उसे इसी बहाने से टालती रही थी और इसीलिए टालती रही थी कि सदन को नेता प्रतिपक्ष नहीं मिल पाता है और उस संस्था के अध्यक्ष के चयन के लिए नेता प्रतिपक्ष का होना अनिवार्य है, चाहे वो महिला आयोग हो, सूचना आयोग हो। कई ऐसी संस्थाएं हैं जिनके चयन के लिए जो है नेता प्रतिपक्ष का होना जरूरी है। ठीक है मदन, आप बने रहिएगा हमारे साथ। हमारे सहयोगी कुंदन भी जुड़ गए हैं, कुंदन के पास चलेंगे। कुंदन, देखिए अभी थोड़ी देर पहले हम चर्चा कर रहे थे कि किसके नाम पर मुहर लगेगी और देखिए आधिकारिक मुहर अब बाबूलाल मरांडी के नाम पर लग गई है। कुंदन, क्या लगता है किन फैक्टर्स को पार्टी ने ध्यान में रखा इस बार? बिल्कुल, जिस तरीके से नवीन पूर्व के जो सवाल उठाने का या फिर जो बातें रखने का जो सदन में जो उनका तजुर्बा रहा, उसको मद्देनजर रखते हुए ही जो है ये निर्णय लिया गया है। और कहीं ना कहीं जो एलओपी का जो पद है वो फिर से जो है कह सकते हैं कि एक बार बाबूलाल मरांडी जी को फिर से एक बार दिया गया है। और उसके बाद जो है कह सकते हैं कि जो विधायक है वो एक के बाद एक निकल रहे हैं और निश्चित तौर पे ये कह सकते हैं कि जो विधायक जो चुने हैं सर्वसम्मति से, उसके बाद सभी जो है उन्हें बधाई भी दिए हैं। हालांकि मुद्दा की जहां तक बात है तो पूर्व के अगर घटनाक्रम पे अगर हम प्रकाश डालें तो देखा जाएगा कि जिस तरीके से चाहे वो भ्रष्टाचार के मुद्दे हो या फिर परिवारवाद के मुद्दे हो या फिर आदिवासी हित की बात हो, तमाम वो चीजों को ध्यान में रखते हुए जो है और आज यह निर्णय लिया गया है। और कहीं ना कहीं उन्हें जो है एक बाबूलाल मरांडी जी को एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन का जो ताज है वो उन्हें दिया गया है। नवीन जो विधायक है वो निकल रहे हैं हमारे साथ, सिमरिया से विधायक हैं, हम जुड़ना चाहेंगे। विधायक जी, ये जो आज का जो निर्णय हुआ किस रूप से आप देख रहे हैं? ये निर्णय हुआ आज का वो बहुत ही, मैं उसको बहुत ही ठोस निर्णय मानता हूँ। भारतीय जनता पार्टी हमेशा कोई भी कदम उठाती है तो बहुत ही सोच समझ करके उठाती है और निश्चित तौर पे है कि आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को तो नित्य नई ऊंचाइयां मिल ही रही हैं और साथ ही साथ जो है अब हम लोग सदन में पूरे जोरदार तरीके से हर मामले को हम लोग रखेंगे, झारखंड की जनता की आवाज बनेंगे। कौन कौन से बातों का जिक्र अंदर में हुआ जो बैठक चल रहे थे उसमें? आज जो बैठक चल रही थी उसमें सिर्फ और सिर्फ सर्वसम्मति से हमारे आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी को विधायक दल का नेता चुनने पर ही सबकी सहमति बनी और निर्विरोध तरीके से हम लोगों ने उनको अपना नेता चुना। सदन में जो आजकल देखा जा रहा था कि बार बार सत्ता पक्ष के द्वारा यह आरोप लगाए जा रहे थे कि नेता विहीन होने के कारण जो है विपक्ष जो है कमजोर है, क्या लगता है कि वाकई विपक्ष कमजोर स्थिति में है? हालांकि अब तो नेता प्रतिपक्ष भी आ गए। पहले भी विपक्ष कमजोर नहीं था और अब सरकार की भी नींदें उड़ जाएंगी क्योंकि अब तो और भी जोरदार तरीके से हम लोग हर बात को सदन में रखेंगे। क्योंकि अभी सदन भी चल रहा है और लंबे समय तक चलना है, कौन कौन से मुद्दे को लेकर आप लोग सदन में ज्यादा हावी रहेंगे? चूंकि यह बजट सत्र है, राज्य के लिए जो है राज्यवासियों की निगाहें रहती है इसमें। देखिए, पहले तो हम लोग बालू के मुद्दे पर हमेशा सदन को घेरते रहे। उसके बाद हम लोग बहुत सारे मुद्दे हैं जो उस पर हम लोग घेरेंगे। स्थानीयता का मुद्दा है हम लोगों का। उसके बाद हम लोग आज में हम लोगों ने वॉकआउट किया है तो एक मांग सरकार के सामने एक प्रश्न खड़ा किया था कि जो हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं और जो हमारे विधवा माताएं बहनें हैं और जो हमारे वृद्ध जन हैं उनके पेंशन में बढ़ोतरी क्यों नहीं हो रही है और उनके पेंशन को लंबित क्यों रखा गया है? मैया सम्मान योजना में तो सरकार 2500 रुपया दे रही है, तो क्या एक वृद्ध का पेंशन नहीं बढ़ना चाहिए? क्या दिव्यांगों का पेंशन नहीं बढ़ना चाहिए? क्या विधवा महिलाओं का पेंशन नहीं बढ़ना चाहिए? आज हम लोगों ने इसी मांग को रखते हुए सदन से वॉकआउट भी किया है और निश्चित तौर पर ये पूरे झारखंड के लिए है। और मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ, आगे बहुत जोरदार तरीके से हम लोग सरकार के सामने अपने हर प्रश्न को हम लोग रखेंगे और निश्चित तौर पे है कि सरकार को झुकने पे विवश कर देंगे। एक अंतिम सवाल लेंगे, चूंकि आप मैया सम्मान का जिक्र किए हैं,
बहुत दिनों से जो है किस्त नहीं जा पा रहा है। मैया सम्मान योजना की जो राशि है नहीं जा पा रही है लाभार्थियों को, इसको लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि एक तरफ आप ही के पार्टी के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि राजकीय कोष पे जो है ज्यादा दबाव है, कहीं ना कहीं घोटाले का जो है संकेत मिल रहा है, और दूसरी तरफ जो है अब मैया सम्मान योजना की राशि भी जाना बंद होगी। ये तो मैं झारखंड की जनता से भी एक सवाल करना चाहूंगा कि झारखंड की जनता भी ये बताए कि अब मैया सम्मान योजना की राशि आप तक नहीं पहुंच पा रही है, तो आप सरकार से ये सवाल करेंगे या नहीं करेंगे? दूसरी बात है, मेरा सरकार से भी ये प्रश्न है कि जो रोना रोती है कि 1,36,000 करोड़ रुपया जो केंद्र सरकार पर बकाया है, तो मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि आप मैया सम्मान योजना का पैसा कहाँ से ला रहे हैं? यही तो हमारा प्रश्न था। और आज हमारे विपक्ष के नेता लोग भी जो है इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। राज्य कैसे चल रहा है? और अगर राज्य चल रहा है मैया सम्मान योजना के तहत हमारी बहनों को खाते में पैसा अगर जा रहा है तो निश्चित तौर पे है कि कहीं ना कहीं घोटाला हो रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी। निश्चित तौर पे आप देख पा रहे थे मैया सम्मान योजना की राशि को लेकर भी जो है सदन में जो है पुरजोर हंगामा होते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है कुंदन, मदन भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं विधानसभा परिसर से। मदन, देखिए अब भारतीय जनता पार्टी ने अपने विधायक दल का नेता चुन लिया है, और आप अभी थोड़ी देर पहले ये जिक्र कर रहे थे कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर भी मदन अब हलचल तेज हो गई है। तो मदन, क्या लगता है बीजेपी की स्ट्रेटेजी को आप कैसे समझ रहे हैं? बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर जो हलचल है उस पर कब तक भारतीय जनता पार्टी अपना स्टैंड क्लियर कर सकती है? बिल्कुल, देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम की घोषणा होने हैं और उसके बाद जैसे ही वो चयन हो जाएंगे फिर उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष के नाम की भी घोषणा होगी, उसकी भी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। लेकिन जो समीकरण पहले से हम लोगों ने बताया था और जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही थी उसके हिसाब से यही था कि जो नेता प्रतिपक्ष है वो बाबूलाल मरांडी को ही बनाया जाएगा, आदिवासी समाज के नेता को ही मौका दिया जाएगा। क्योंकि बीजेपी ने पहले भी जब पिछला कार्यकाल देखे हेमंत सोरेन जी की, तो उस वक्त भी बीजेपी ने अपने नेता के तौर पर बाबूलाल मरांडी के नाम को ही दिया था। लेकिन जब ट्रिब्यूनल में उनका मामला चल रहा था, दल बदल का मामला चल रहा था, तो ऐसे में उन्हें जो है नेता प्रतिपक्ष का दर्जा नहीं मिला। आखिरी के एक साल में जो नेता प्रतिपक्ष के तौर पर अमर बावरी चुने गए तो उन्होंने भी अपनी बातों को रखा। लेकिन देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार जो बीजेपी की स्ट्रेटेजी है वो ये है कि सरकार को सवालों के माध्यम से, उनके विफलताओं के माध्यम से घेरने की कोशिश होगी। और इसी कारण जो है प्रश्नकाल देखिए आप तो सुचारू रूप से चल रहे हैं। सदन के बाहर बीजेपी विधायकों का प्रदर्शन बंद है और सीधे सवालों को सरकार के सामने लाया जा रहा है और उसी के माध्यम से घेरने की कोशिश हो रही है। तो जो विशेषाधिकार होता है नेता प्रतिपक्ष का, जो कभी भी सदन में उठकर किसी भी मामले में वो बोल सकते हैं, तो अब जल्द से जल्द नेता प्रतिपक्ष की भी नियुक्ति कर दी गई और सदन में उस विशेषाधिकार का उपयोग करते हुए सरकार को पुरजोर तरीके से एकजुट होकर नेतृत्व करते हुए बाबूलाल मरांडी घेरने की रणनीति में है। तो अब देखना होगा कि जब आप इस 8 दिनों के कार्यकाल को देखें, कार्य दिवस को देखें, तो उसमें आप देखें कि बाबूलाल मरांडी ने कई महत्वपूर्ण सवाल जो है सरकार के सामने रखे हैं, सरकार को घेरने की कोशिश की है। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि रणनीति के तहत बीजेपी अब सरकार को घेरने की कवायद में जुट चुकी है और इसी का नतीजा है कि जल्दबाजी में और इस बजट सत्र के दौरान ही नेता प्रतिपक्ष के नाम की घोषणा हुई। क्योंकि जब से सदन की कार्यवाही शुरू हुई, बजट सत्र की शुरुआत हुई, तभी से सत्ता पक्ष के द्वारा ये सवाल उठाए जा रहे थे कि बीजेपी के पास नेता नहीं है, नेता विहीन पार्टी क्या सवाल उठाएगी। जब अपना नेता चुनकर पहले आए तब सदन में सरकार के सामने सवाल उठाए। हमारे साथ हमारी सहयोगी करिश्मा भी है, लगातार वो विधानसभा की कवरेज कर रहे हैं, बजट सत्र का कवरेज कर रहे हैं। ये मांग लगातार विपक्ष के तरफ से, सत्ता पक्ष के तरफ से हो रही थी कि जब नेता ही नहीं है तो फिर वो आवाज क्या उठाएंगे। अब उसी का क्या ये जवाब है कि जल्द से जल्द बीजेपी ने नेता प्रतिपक्ष के नाम की घोषणा कर दी? जी, इसे हम उस रूप में ले सकते हैं कि जो सवाल लगातार सत्ता पक्ष के विधायक उठा रहे थे कि जब नेता प्रतिपक्ष है नहीं तो आखिर इनकी आवाज या फिर इनके जो मुद्दा है जो सदन के पटल पर मुखरता से रखनी है, कौन रखेगा। तो ऐसे में लगातार हम विपक्ष के विधायकों से जुड़ रहे थे। इससे पहले भी आपने देखा होगा कई
मर्तबा हमने उनसे पूछा भी था कि नेता प्रतिपक्ष का चेहरा साफ नहीं है, नेता प्रतिपक्ष का चेहरा आखिर कब साफ होगा, कब निर्णय लिया जाएगा। तो सभी विधायकों का यही कहना था कि बहुत जल्द लिया जाएगा, लेकिन उनका यह भी कहना था कि सभी विधायक जो है विपक्ष के, वो खुद में लीडर है, खुद में अपनी बात को अच्छे से रख सकते हैं। लेकिन स्पष्ट तौर पर जो और विधायक है, जो काफी पुराने विधायक है, उनका यही कहना था कि बहुत जल्द चेहरा साफ हो जाएगा। देखिए, आज विधायक दल की बैठक रखी गई, एक बड़ी खबर जो है वो निकलकर सामने आई कि अब फिर से बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। हालांकि इससे पहले भी लगातार बाबूलाल मरांडी यही बोलते हुए नजर आ रहे थे कि 4 साल तक इन्होंने मामला जो है वो रोक कर रखा था। अब जब नेता प्रतिपक्ष मिल गया है तो ये देखना महत्वपूर्ण होगा मदन की किस तरीके से वो अपनी बात को रखते हैं। हालांकि अगर हम विपक्ष की बात करेंगे तो विपक्ष भी इस बार उतने अटैकिंग मोड में नजर नहीं आ रहा है, लेकिन कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर सरकार को जरूर विपक्ष घेर रहा है। चाहे हम बात कर लेंगे 1,36,000 करोड़ का जो बकाया राशि है जिसका भुगतान नहीं हुआ है, इसको भी लेकर लगातार विपक्ष के विधायक बात को रख रहे हैं। इसके साथ ही आज देखिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो है वो बीजेपी के विधायकों ने उठाया और वॉकआउट भी उन्होंने किया। उनका कहना है कि सवालों का जवाब उन्हें नहीं मिल पाया। विपक्ष के विधायकों का कहना है कि अगर 2500 हम लोग मैयाओं को दे रहे हैं या फिर महिलाओं को दे रहे हैं तो आखिर विधवा वृद्धा पेंशन को क्यों रोक दिया गया। उनका यह भी कहना है कि 1000 से बढ़ाकर उससे 2500 क्यों नहीं किया जा रहा है। तो कई सवाल जो है वो विपक्ष के विधायक उठाते हुए नजर आ रहे हैं। अब दूसरी ओर आज इस तरीके से विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। अब बाबूलाल मरांडी विधायक दल के नेता है, यानी कि कह सकते हैं कि अब नेता प्रतिपक्ष के तौर पर जो अपनी बात को वो रखेंगे। तो देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से वो, क्या वो अटैकिंग मोड में तमाम बातों को रखने की कोशिश करते हैं, या फिर ये भी सवाल उठता है उदय मदन कि इससे पहले भी सत्ता पक्ष के विधायकों से जब हमने बातचीत की थी तो उनका यही कहना था कि एक ही फेस जो है वो लगातार रिपीट हो रहा है। अभी आपने देखा कि राजेश कच्छप का भी यही कहना था कि एक ही जो फेस है वही सामने आ रहा है, यानी कि बाबूलाल मरांडी ही अब सामने आ रहे हैं। तो कल हम विधायकों से ज्यादा जुड़ेंगे विपक्ष के और उनसे जानेंगे कि आखिर इस फैसले को किस रूप में ले रहे हैं और किस तरीके से अपनी बात करिश्मा को रोकना चाहेंगे। इसका जवाब सीधा है कि हमने राजेश कच्छप जी से भी बातचीत की थी। हमने कहा कि जिस नाम को बीजेपी ने पहले ही चुनकर दिया था, पिछले कार्यकाल में दिया था, यानी कि बाबूलाल मरांडी के नाम को विधायक दल के नेता के तौर पर चुनकर दिया, लेकिन ये ट्रिब्यूनल में उस मामले को बताकर और मान्यता नहीं दी गई, 4 वर्षों तक इसे आगे तक बढ़ाया गया। तो अब उसी चेहरे को फिर से बीजेपी अपने सिंबल पर चुनाव जितवाकर वापस विधानसभा भेजकर और उसी चेहरे को फिर से नेता प्रतिपक्ष के तौर पर विधायक दल का नेता चुनकर भेजती है। तो क्या उसी का जवाब है? तो ये सीधे तौर पर आप समझ सकते हैं। और हमने आपको बताया कि थोड़ी देर पहले कि एक रणनीति के तहत बीजेपी काम कर रही है। इस बार सदन में सरकार को सवालों के मामले पर और सवालों के माध्यम से और उनकी ही विफलताओं को सामने ला करके घेरने की कोशिश कर रही है और इसी में विशेषाधिकार का प्रयोग करने के लिए जल्द से जल्द नेता प्रतिपक्ष के नाम की घोषणा हुई। और विशेष स्तर पे आप देखें तो सदन में नेता प्रतिपक्ष को यह अधिकार होता है कि वो किसी भी मामले में कभी भी उठकर बोल सकते हैं। तो बाबूलाल मरांडी ने जो 1,36,000 करोड़ के बकाये की मांग की बात लगातार सत्ता पक्ष की तरफ से की जा रही है, उसी दौरान बाबूलाल मरांडी ने जब बजट पर चर्चा चल रहा था तब सरकार को जवाब देते हुए बताया था कि सरकार को, यानी कि केंद्र सरकार को जो लगातार झारखंड की सरकार बदनाम करने की कोशिश कर रही है, तो ऐसे में केंद्रांश की बात की जाती है तो कितने पैसे उनको किस विभाग में मिले, ये लगभग आंकड़ों के साथ बाबूलाल मरांडी ने बताने की कोशिश की। पिछले जब कांग्रेस की रीजन में सरकार थी तब कितना केंद्रांश मिलता था और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जब केंद्र की सरकार चल रही है तब कितना केंद्रांश मिला है, इसको बताने की कोशिश की गई। और जो पिछला कार्यकाल रहा है, कितने लाख करोड़ की सहायता या फिर जो विशेष मद में खर्च करने के लिए पैसे दिए गए या अलग अलग मद में पैसे खर्च करने के लिए दिए गए, उसके आंकड़े बाबूलाल मरांडी ने सदन के माध्यम से रखने की कोशिश की। बिल्कुल मदन, देखिए बजट सत्र के बीच नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति हुई है और एक संकेत तो देने की बीजेपी ने जरूर कोशिश की है कि हमारे नेता बाबूलाल मरांडी ही होंगे और संगठन को मजबूत करने की बात भी उन्होंने कही है। मदन, आखिर में एक और चीज मदन आपसे समझते हैं। देखिए, जब नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी दोबारा मिलती है मदन बाबूलाल मरांडी को, तो वो ये कहते हैं कि जो कमियां इस बार रह गई हैं उसको हम लोग दूर करेंगे, संगठन को मजबूत करेंगे, सभी को एक साथ लेकर चलेंगे। मदन, बजट सत्र भी चल रहा है, आने वाले जो दिन हैं मदन, बजट सत्र के अंदर जो कार्य दिवस होंगे और जो प्रश्नकाल होगा, उसको कैसे देखते हैं मदन? तमाम विधायकों से आप लोग बातचीत कर रहे हैं, तमाम विधायकों के फीडबैक ले रहे हैं आप लोग, क्या समझ आ रहा है आगामी कौन सी योजनाएं हैं जो सरकार को विपक्ष के सामने झुकने पर विवश कर सकती है? मदन,
देखिए, ये तो सरकार और विपक्ष की बात है। अब कई तरह की योजनाएं हैं जो चल रही है और जिसमें कई जगहों पर गड़बड़ियां पाई गई है, तो उसको विपक्ष सरकार के सामने सदन में सवालों के माध्यम से लाती है और ऐसे में उस पर कार्रवाई की मांग की जाती है या फिर जांच कमेटी के गठन की मांग की जाती है। तो अब विपक्ष कौन कौन से मुद्दों को सदन में लाती है, ये देखना होगा। तो एक ये टीम वर्क बनाने की कोशिश होगी कि बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में अब तमाम विधायक जो है सदन के भीतर और सदन के बाहर लगातार सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। तो उसी के माध्यम से जो सवाल हैं, जो रोजगार की बात है, भ्रष्टाचार के मामले हैं, या फिर लॉ एंड ऑर्डर की बात है, या फिर स्थानीय नीति, नियोजन नीति की मांग है, ऐसे कई मुद्दे हैं। चाहे बालू के अवैध बिक्री की बात हो या अवैध खनन की बात हो, ये तमाम चीजें जो है सरकार को घेरने की कोशिश होगी। तो अब देखना होगा कि जब नए तेवर में बीजेपी विधायक दल के नेता तौर पर बाबूलाल मरांडी सदन पहुंचते हैं और उनके नेतृत्व में उनकी टीम पहुंचती है, तो फिर किस तरह से सरकार पर अटैक करती है, कौन कौन से मुद्दों को उठाती है, ये देखने वाली बात होगी। ये तो देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से बीजेपी अब बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में रणनीति बनाती है। आगामी जो दिन है विधानसभा के बजट सत्र के, उसमें भारतीय जनता पार्टी किस स्ट्रेटजी के साथ उतरती है और सदन के अंदर वो स्ट्रेटजी कितना प्रभावी होती है, सत्ता पक्ष जवाब कैसे देती है, इन तमाम चीजों पर हमारी नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत फिलहाल धन्यवाद मदन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए।